कभी कभी हर परछाई किसी इंसान की नहीं होती। कभी कभी कोई आत्मा, कोई अधूरा एहसास किसी के साथ लौट भी आता है, और जब वापसी अधूरे कर्म के साथ हो तो वह आत्मा किसी और का सहारा चुनती है। गांव की हवाओं में कुछ तो था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। गांव में रात बड़ी ही अजीब लग रही थी। हवा ठंडी, पर भीतर कोई बेचैनी, जैसे हर पेड़ के पीछे से कोई किसी को देख रहा हो। पुराने चौपाल और कुएं मानो फुसफुसाते हों। गलियां शांत थीं। सब लोग जल्दी ही अपने घरों में घुस जाते थे। अमित, सारा और बच्चे जैसे ही घर में दाखिल हुए, पुराने लकड़ी के द्वार ने गर गर की आवाज़ निकाली, जैसे कोई उल्लू बोल उठा हो। लेकिन रीमा, 14 साल की बच्ची, जो अनजान माहौल से घबराई हुई थी, किसी चीज़ को देख रही थी। उसकी नज़रें आंगन में, फिर दरवाजे की चौखट पर, फिर दीवारों पर ठहरती रहीं। और फिर एकदम उसने धीरे से कहा, "Someone is watching us." सारा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, "बेटा, यहाँ कुछ नहीं है।" पर जो सच था वे उनकी समझ से भी कहीं बड़ा था। गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज एक बार फिर एक और कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाला सिंह परिवार अचानक ही सबसे कड़वी खबर का सामना करता है। अमित सिंह के पिता राम प्रताप सिंह का भारत में दिल का दौरा पड़ने से अचानक ही निधन हो गया था, और ये खबर लगते ही अमित के जैसे प्राण ही हलक में आ गए थे। पूरे परिवार का जल्दी ही भारत पहुंचना जरूरी था। अमित, उसकी पत्नी सारा और 2 बच्चे, 14 साल की बच्ची रीमा और 8 वर्षीय दीपक। खराब मौसम होने के कारण उड़ानें रुकी हुई थी और रद्द शेड्यूल्स ने सब बिगाड़ दिया था। किसी अपने के जाने का गम और दूर प्रदेश में होने के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाना, लगा सब कुछ बिखर रहा है। 2 दिन की देरी हो चुकी थी। जब मौसम ठीक हुआ और जब वे भारत पहुँचे, तब तक अमित के पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। अमित के चाचा के लड़के रोशन ने सारा क्रिया संपन्न कर दी थी। भारी मन और पिता के अंतिम संस्कार ना कर पाने के कारण अमित गलानी से भरा हुआ था। अमित के मन में कड़वाहट थी। पिता के जाने का गम और अंतिम संस्कार ना कर पाने की गलानी। अमित की पत्नी सारा और बच्चों को भी काफ़ी दुख महसूस हो रहा था, क्योंकि उनके पापा और पति इस वक्त बहुत ही दुख में थे। अमित जो नहीं जानता था वो यह था कि इस अधूरे संस्कार ने एक आत्मा को भीषण कुपित कर दिया था। भारत में माता पिता का एक यही सपना होता है कि उनका अंतिम संस्कार उनके अपने बेटे के हाथों से ही हो, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती है। गांव की हवाओं में कुछ तो था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। गांव में रात अजीब थी। हवा ठंडी, पर भीतर कोई बेचैनी, जैसे हर पेड़ पीछे से किसी को देख रहा हो। पुराने चौपाल और कुएं मानो फुसफुसाते हों। गलियां शांत थी। सब लोग जल्दी ही अपने घरों में सो गए थे। अमित, सारा और बच्चे जैसे ही घर में दाखिल हुए, पुराने लकड़ी के द्वार ने गर गर की आवाज़ निकाली, जैसे कोई उल्लू बोल उठा हो। घर के अंदर मौत का सा सन्नाटा था। मौत का दूसरा दिन ही तो था। सब लोग जमीन पर ही बैठे थे। कोने में अमित के पिता की एक तस्वीर के आगे दीपक जल रहा था। माँ वहीं बैठी थी। अमित और बच्चों को देखकर वो बिलक उठी। उन्हें गले लगाकर रोते हुए बोली, "बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी राह ताकते रहे, पर तुम नहीं आए।" अमित चुप रहा। जवाब नहीं था। लेकिन रीमा, 14 साल की बच्ची, जो अनजान माहौल से घबराई हुई थी, किसी चीज़ को देख रही थी। उसकी नज़रें आंगन में, फिर दरवाजे की चौखट पर, फिर दीवारों पर ठहरती रहीं। और फिर एकदम उसने धीमे से अपनी माँ से कहा, "Someone is watching us." सारा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, "बेटा, यहाँ कुछ नहीं है।" पर जो सच था वह उनकी समझ से कहीं बड़ा था। रात का पहला प्रहर शुरू हो चुका था।
इस समय घर में हर चीज शांत थी, लेकिन रीमा का कमरा शांत नहीं था। रीमा बिस्तर पर लेटी थी। छत का पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, पर अचानक कुत्तों की आवाज़ें आनी बिल्कुल बंद हो गईं और कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। रीमा ने आंखें खोली। उसने देखा दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है, धीरे धीरे। रीमा हमेशा से थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, पर दूसरे दिन से उसने अचानक पूरी शुद्ध हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। दादी ने चौंक कर कहा, अरे बिटिया, तुम हिंदी कब से इतना बढ़िया बोलने लगी? रीमा मुस्कुराई, पर वह मुस्कान रीमा की बिल्कुल नहीं थी। दादी उसे निहारती ही रह गई, जैसे कुछ सोचने पर मजबूर हो गई हो। रीमा ने धीरे से कहा, सीख ली? यही तो मेरी मातृभाषा है। सारा ने घबराकर कहा, रीमा, आर यू ओके? यू आर स्केरिंग मी। पर रीमा ने उसकी तरफ देखा और हिंदी में कहा, माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा का दिल धड़क उठा। रीमा हिंदी में, एंड दैट टू सो परफेक्ट। रीमा बस मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, काली, गहरी, दूर तक घसीट कर ले जाने वाली। रीमा का इतना शुद्ध हिंदी में बोलना, और उसके बाद रीमा का व्यवहार बदलने लगा। वे रात को आंगन में नीम के पेड़ के नीचे घंटों खड़ी रहती, दादा की पुरानी वस्तुओं को छूकर रोती, घंटों हिंदी के अखबार को पकड़कर बैठी रहती। एक बार अमित ने देखा, रीमा घर के पूजा के कमरे में खड़ी थी। उसके हाथ में अपने दादा की रुद्राक्ष की माला थी और वे बेहद धीमी पर साफ हिंदी में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। अमित के पैर कांप गए। रीमा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ने उसकी ओर देखा, पर जिस तरह उसने देखा वह नजरें 14 साल की बच्ची की नहीं थी। ये मेरा कमरा है अमित। अमित को लगा उसने गलत सुना। तुमने क्या कहा? रीमा ने दादा की आवाज में कहा, तेरे बाप का कमरा है ये। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। सारा को लगा रीमा पर कोई मानसिक दबाव पड़ा है, लेकिन दादी कांप रही थी। उस शाम दादी ने अमित और सारा को कमरे में बुलाया। माँ बोली, बेटा, कुछ बात मैं अब तक छुपाती रही, पर अब लगता है कि तुम्हें जानना चाहिए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता राम प्रताप गुस्सैल इंसान थे। जायदाद के पीछे घर वालों से लड़ पड़ते थे। हरि प्रकाश से तो वर्षों से दुश्मनी थी। अमित चुप रहा। माँ आगे बोली, पर मौत से पहले उनकी एक जिद थी। वे अपने बेटे के हाथों से ही अग्नि संस्कार करवाना चाहते थे। कई बार कहा था, अगर मैंने जो चाहा वो ना हुआ तो मरकर भी चैन नहीं मिलेगी। अमित की आंखें नम हो गईं। माँ आगे बोली, मैं जानती हूँ बेटा, पर जो हुआ वह अब हो चुका है और ये अधूरापन आत्मा को बेचैन कर रहा है। सारा घबरा कर बोली, क्या आप कहना चाहती हैं ही इज़ पोसेसिंग रीमा? मतलब पिताजी की आत्मा रीमा के अंदर आ गई है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, घर में अजीब गंध आ रही है। अचानक ठंडक बढ़ गई है और बच्ची की आवाज़ भी बदल गई है। ये सब संकेत हैं। तीसरी रात पूरा घर सो चुका था, लेकिन बालकनी में एक आकृति खड़ी थी। ये रीमा थी। वे रेलिंग के किनारे खड़ी थी, पूरा शरीर एकदम स्थिर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम रखा हो। उसकी आंखें खाली थीं और वे नीचे आंगन में देख रही थी। अचानक उसने हिंदी में कहा, मुझे मेरे बेटे से अग्नि नहीं मिली, इसीलिए मैं किसी और से अपना हक ले रहा हूँ। आज इतनी धीमी और गहरी थी। तभी दीपक जगकर चीख पड़ा, मम्मी, दीदी बालकनी में खड़ी है। सारा और अमित भागकर आए। अमित ने पकड़ा, पर तभी रीमा ने एक जोर की हंसी हंसी, ठीक वैसी जैसे कभी उसके दादा हंसा करते थे। अमित कुछ पल को ठिठक गया, फिर उसने रीमा को अंदर खींच लिया। रीमा फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन अगले ही क्षण वे उठी और अमित को इतनी नफरत से घूरा कि अमित पीछे हट गया। अमित के हाथ ठंडे पड़ गए। यह आवाज़ उसके पिता राम प्रताप की थी। अगली सुबह दादी रोते हुए बोली, अमित बेटा, मैंने गांव के गुरुजी को बुलाया है। अब वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे और हमारी सहायता करेंगे, नहीं तो बच्ची बर्बाद हो जाएगी। गुरुजी आ चुके थे। उनकी आंखें तेज जैसे किसी के अंदर झांक सकती हों। जब वे घर पहुंचे तो वातावरण एकदम भारी हो गया। वे बोले, घर का माहौल बहुत ही बोझिल है। कोई आत्मा यहाँ बंध चुकी है। यहाँ
और वह शरीर से बाहर नहीं जाना चाहती है। सारा दुख और डर से चिल्ला पड़ी, प्लीज सेव माई डॉटर प्लीज, और गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी बोले, मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, पर यह आत्मा बेहद शक्तिशाली है और गुस्से में है। अमित ने पूछा, क्या वे मेरे पिता की आत्मा है? गुरुजी ने एक पल आंखें बंद की, फिर बोले, हाँ, अधूरे संस्कार के कारण उनकी आत्मा क्रोध और मोह में जल रही है और वे किसी भी तरह अपनों को छोड़ना नहीं चाहती है। गुरुजी ने पूजा की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे घर में अजीब हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी, दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं। अचानक रीमा तेज कदमों से कमरे में आई। उसकी आंखें सुर्ख और लाल थीं, की आवाज़ भारी थी। तू कौन होता है मुझे निकालने वाला? गुरुजी बोले, शांत रहो, मैं तेरे और इस बच्ची के बीच का सही रास्ता तय करने आया हूँ। तू क्यों उसके शरीर में बैठा है? रीमा या कहें राम प्रताप गरजा, क्योंकि मेरा अधिकार छीना गया। मेरा बेटा, मेरा खून मेरे अंतिम संस्कार पर नहीं आया। अमित टूट गया। पिताजी, मैं आया था, पर रीमा के अंदर राम प्रताप जोर से चीखा, झूठ, तुमने मुझे अकेला मरने दिया। कमरा एकदम अंधेरा हो गया, चारों तरफ जैसे सन्नाटा फट पड़ा। फिर रीमा राम प्रताप की हंसी में हंसी, नाक से, गले से, पेट से, अजीब विकृत हंसी। गुरुजी ने मंत्र तेज कर दिए, पर आत्मा काफी शक्तिशाली थी। रीमा ने दोनों हाथ हवा में उठाए और पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। सारा चीख पड़ी, प्लीज लीव माई डॉटर प्लीज। गुरुजी बोले, ये सिर्फ पहला पड़ाव है, बहुत लंबी रात बाकी है अभी। रात को गुरुजी ने अमित को अलग ले जाकर पूछा, तुझे कोई ऐसा सच पता है जो तूने किसी को नहीं बताया हो? अमित रो पड़ा, हाँ, पिताजी मुझे बहुत पीटते थे। मैं उनसे डरकर अमेरिका भाग गया और उनसे दूरी बना ली। गुरुजी बोले, वे डर, वे अधूरापन बेटे और पिता दोनों को बांध देता है। तो उनसे मिलकर कुछ कहना चाहता था और वे तुझसे कुछ कहना सुनना चाहते थे। अमित ने फुसफुसाया, हाँ, मैं उन्हें माफ़ कर देना चाहता था। गुरुजी ने कहा, तो यही बात उन्हें तुझे सुनानी होगी। अगली रात सबकी सांसें थमी हुई थीं। गुरुजी ने रीमा को एक पीले गोले में बैठाया, चारों तरफ दिए जलाए और मंत्र पढ़ने शुरू किए। कमरा गर्म होता गया, हवा भारी थी और फिर अचानक रीमा की आंखें पूरी सफ़ेद हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, अमित, मेरे सामने आ। अमित कांपते हुए उसके सामने आया। रीमा राम प्रताप की आवाज़ में चीखी, मुझसे नफरत करता था, इसीलिए मेरे संस्कार पर नहीं आया। अमित आंसू रोक ना सका। नहीं पिताजी, मैं आपसे नफरत नहीं करता था, मैं बस आपसे डरता था। कमरा शांत हो गया और मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। रीमा की आंखें चमकी, क्या? मैं आपको माफ़ करना चाहता था और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं देर से आया। एक पल पूरा कमरा शांत हो गया, दियों की लौ स्थिर हो गई, हवा भी जैसे रुक गई। फिर रीमा के चेहरे पर आंसू बहने लगे, पर ये रीमा नहीं रो रही थी, ये राम प्रताप की आत्मा रो रही थी। एक भारी टूटी हुई आवाज़ निकली, मुझे भी माफ़ कर दे बेटा। गुरुजी ने मंत्र पढ़ा और अपने हाथ उठाए। दियों की लौ अचानक तेज हो गई। रीमा का शरीर कांपा और फिर एक हल्की सी सफ़ेद रोशनी उसके शरीर से बाहर उठी। वह रोशनी खिड़की की तरफ बढ़ी और रात में विलीन हो गई। रीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब सूरज निकला, रीमा होश में थी। उसने आंखें खोली और पहली बार वह डरी हुई दिखी। मॉम, व्हाट हैपन टू मी? वाई वर यू क्राइंग? सारा ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, तुम्हें याद नहीं कुछ? नहीं, मैं तो बस सोई हुई थी। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये बच्ची सुरक्षित है। आत्मा को उसका मार्ग मिल चुका है। अमित की आंखों में राहत के आंसू थे। दादी ने हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम किया। अमेरिका लौटने से एक दिन पहले अमित आंगन में बैठा था, पुरानी चौखट के पास, जहां पहली बार रीमा ने कहा था, समवन इज वॉचिंग अस। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे आकर खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में एक जाना पहचाना एहसास था। एक बहुत हल्की, बहुत शांत आवाज़, जैसे कोई कह रहा हो, अब चैन है बेटा। अमित की आंखें भर आईं। वे बोला, पिताजी, आप जा चुके हो, पर आपकी परछाई हमेशा हमारे साथ रहेगी, आशीर्वाद बनकर। दूर खड़े नीम के पत्ते हल्के से हिले, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, और फिर सब शांत हो गया।